हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेन्स बाइट में। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कोई भी ऐप कैसे काम करता है। तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई मेरा ऐप बना दो, बट एक्चुअली उनको पता नहीं होता है कि सिर्फ ऐप बनाने से ही काम नहीं चलता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐप के अंदर यूज होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। लोगों को ये लगता है कि बस ऐप बन गया, बस हो गया, इसके बाद कोई खर्चा नहीं लगेगा और बस मैं आराम से 5-6 हज़ार रुपये में बनवा के आराम से मस्त चलाऊँगा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसा ऐप बना लूँगा। ठीक है, तो मोस्टली लोगों का यही होता है। इसी के ऊपर ये मैंने वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि मैं बताऊँगा आखिरकार ऐप कैसे काम करता है, ऐप में क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं और कहाँ कहाँ पर कॉस्ट लगती है। तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होगा। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों का शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं जीमेल का। तो जीमेल में हम क्या करते हैं, किसी दूसरे बंदे को मेल भेजते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी बंदा हमें मेल भेज रहा होता है और वो हमारे जीमेल के ऐप में दिख रहा होता है। अब मान लो हम क्या करते हैं कि जीमेल को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देते हैं या फिर हम फ़ोन ही चेंज कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम दूसरे नए फ़ोन में लॉगिन करते हैं या फिर जीमेल में दोबारा से लॉगिन करते हैं तो हमारा जो भी डेटा होता है वो हमें दोबारा से रिट्रीव हो जाता है। तो वो किस तरीके से होता है, ये सब के बारे में ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऐप जो होता है वो 3 पार्ट्स में मिलकर बना होता है। सो पहला पार्ट जो होता है वो फ्रंट एंड, राइट। सेकेंड पार्ट जो होता है वो बैक एंड और तीसरा जो पार्ट होता है डेटाबेस, जहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है यूजर की या आपके मेल की वो स्टोर रहती है। तो फ्रंट एंड क्या होता है, जो आप जैसे कोई आपने ऐप खोला तो उस पर कुछ दिख रहा होता है, ईमेल की लिस्ट दिख रही होती है, 1 ईमेल, 2 ईमेल, 3 ईमेल। ठीक है, तो आपको ये सब व्यू हो रहा है, ये हो रहा है फ्रंट एंड। जो आपको दिख रहा है ये सारा है फ्रंट एंड। उसके बाद आते हैं बैक एंड। बैक एंड क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई ईमेल भेजा, आपने उसमें ईमेल एड्रेस डाला, तो क्या होता है बैकएंड में क्या है, एक एप्लीकेशन बैकएंड का बना होता है। उसमें क्या होता है, जैसे ही कोई आप ईमेल भेजते हो तो सबसे पहले वो प्रोसेस करता है कि भाई ये ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, कोई फाइल है या नहीं है। तो उसके बाद प्रोसेस करके ही उस ईमेल को सेंड कर देता है। ठीक है, उसी के साथ साथ जब आपको मेल आता है तो फ्रंट एंड पे आपने देखा होगा कि जब रिफ्रेश करते हो कोई मेल आता है तो कोई भी स्टैटिक व्यू नहीं दिखाई देता है। जैसे कि अभी मान लो 1 2 3 4 ये मेल दिख रहा है, अब थोड़ी देर बाद कोई और मेल आ गया तो ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 4 ही दिखता रहेगा, तो ये चेंज होता रहता है। अब 1 की जगह यहाँ पर मान लो एक और मेल आ गया 0, तो वो दिखने लग जाएगा, राइट। तो ये जो चेंज होता है, ये जो डेटा जो रेंडर हो रहा है, जो डेटा आपको मेल ऐप के ऊपर दिख रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो सारा डेटा हमारा बैकएंड से ही आता है, राइट। बैकएंड में ही हमारा मेनली लॉजिक लिखा होता है कि डेटाबेस में स्टोर कराना डेटा, डेटाबेस से डेटा निकालना है, इस पे भी आगे आएंगे। तो यहाँ पर जो होता है हमारा मेनली लॉजिक लिखा होता है जिसे हम बिजनेस लॉजिक बोलते हैं। अब आते हैं डेटाबेस पे। अब जैसे ही हमने ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, अब हम जब भी दोबारा लॉगिन करते हैं, अगर वो ऐप सिर्फ आपके फ़ोन के अंदर ही होता तो क्या आपको ये सब ईमेल जो आपने आपके ईमेल जो पड़े हुए थे आपके ऐप के, क्या वो आपके पास आ पाते, क्योंकि आपने तो ईमेल ही डिलीट कर दिया है। लेकिन जैसे ही आप लॉगिन करते हो वो फिर से दिखने लग जाते हैं। तो कैसे दिखने लग जाते हैं, क्योंकि जो भी आप ईमेल सेंड करते हो वो सारे जो होते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर रहते हैं। इसके अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर रहता है। जैसे भी कोई यूजर ने लॉगिन किया, अब लॉगिन करते ही क्या होता है, फ्रंट एंड क्या बोलता है, भाई पूछता है बैकएंड से क्या ये यूजर सही है नहीं है। बैकएंड क्या करता है, चेक करता है कि वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो बैकएंड बता देता है फ्रंट एंड को, हाँ ये एग्जिस्ट करता है, उसको कुछ डेटा अपना सेंड कर देता है और फ्रंट एंड अपना कंप्लीट करने के बाद बैकएंड से अगर सक्सेसफुल मिल जाता है तो कुछ और डेटा बैकएंड से मंगा लेता है। अब ये तो हो गई हमारे ऐप की बात, ऐप इंटरनली वर्क कैसे करता है। अब इसके साथ हम देख लें कि बैकएंड जो होता है इसको चलाने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है।
वो सर्वर आपका विंडोज़ का हो सकता है, वो आपका सर्वर लिनक्स हो सकता है, वो आपका मैक का हो सकता है। और इन सर्वर्स के अंदर ही कंटेनर्स हमारे होते हैं, जैसे हम टॉमकेट, अगर हम लेमन भाषा में बोलें तो कुछ एक और एप्लीकेशन होता है जिसके अंदर हमारा ये चल रहा होता है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस के अंदर जो भी हमने इन्फॉर्मेशन बैकएंड को भेजी कि भाई मैंने ईमेल भेजा है, तो ईमेल का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। डेटाबेस भी क्या है? एक तरीके का सर्वर ही होता है जो कि हमारे सिस्टम के अंदर एक फाइल का सिस्टम जनरेट कर देता है, एक पूरा फाइल का, उसके अंदर ही उस डेटा को स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, तो बैकएंड को चलाने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। बैकएंड को चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सर्वर की। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर हम अपने खुद के लैपटॉप में ही बना सकते हैं, लेकिन अगर हम सर्वर को खुद के लैपटॉप में बनाएंगे तो क्या आप 24 घंटे उस लैपटॉप को ऑन रख पाओगे? या फिर क्या आपके पास 100% हमेशा लाइट रहेगी? क्या आपका वो सिस्टम कभी ख़राब नहीं होगा? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम में इस एप्लीकेशन को, अपने बैकएंड एप्लीकेशन को डालने की बजाय हम क्या करते हैं, एक सर्वर खरीद लेते हैं। जैसे कि हमने गूगल से ले लिया, अमेजन से ले लिया, तो वो क्या करते हैं, हमसे सर्वर जो हम ले लेते हैं, अब भाई हम उनके सर्वर पर हम अपना कुछ एप्लीकेशन चला रहे हैं तो उसका भाई वो चार्ज भी करते हैं। ठीक है, तो इसी के हिसाब से क्या होता है कि वो चार्ज करते हैं, तो ये चार्ज तब तक चलेगा जब तक आपका बैकएंड का एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर चलता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि एक बार ऐप बना देने से ऐसा नहीं होता है कि ऐप बन गया तो बस कोई खर्चा नहीं है। ऐप बनने के बाद हमें कहीं ना कहीं ये चलाना पड़ता है। उसको चलाने के लिए वो कंपनी जिस जहाँ पर आप चला रहे हो वो हमसे चार्ज करती हैं, वो हमसे पैसे लेती हैं। तो इसका कॉस्ट जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन पर लोड कितना आ रहा है। जितने ज़्यादा यूजर बेस होगा तो आपको उतना ही बड़ा एप्लीकेशन चलाना पड़ेगा, उतना ही बड़ा मेमोरी चाहिए होगी, उतना ही ज़्यादा रैम चाहिए होगी, उतना ही ज़्यादा हार्ड डिस्क चाहिए होगी। तो जितना बड़ा आप सर्वर ले रहे होगे तो उतना ही ज़्यादा इसका कॉस्ट आ रहा होगा। सेम इसी तरीके से डेटाबेस का भी होता है। अब डेटाबेस आप अपने सिस्टम में भी रख सकते हो, लेकिन क्या आप गारंटी लोगे कि आपका डेटाबेस, आपका जो एप्लीकेशन है जिस लैपटॉप पे चल रहा है वो लैपटॉप हमेशा आपका 24 घंटे ऑन रहेगा, 365 डेज नहीं रहेगा। तो इसलिए हम डेटाबेस को होस्ट करने के लिए, हम डेटाबेस को अपना डेटा रखने के लिए भी हम कुछ सर्वर ले लेते हैं। अब वो चाहे गूगल का हो सकता है, AWS का हो सकता है। तो इसको होस्ट करने के लिए अब जितना जितना आपका डेटा बढ़ता जाएगा तो उतना ही इसका चार्ज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि एप्लीकेशन बनाने के बाद भी हमें चार्ज देना पड़ता है। होप समझ गए होगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं, एक मैसेज ऐप ही ले लेते हैं। ठीक है, हमारा जो एक मैसेज होता है, SMS हम किसी को भेज रहे होते हैं, तो एक मैसेज का ऐप ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ऐप को ओपन करते हो। ऐप को ओपन किया, ये जो ऐप को आपने ओपन किया है ये फ्रंट एंड होता है। राइट, यहां पर आपने ऐप को ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने कुछ इसमें मैसेज टाइप किया और मैसेज को सेंड कर दिया। तो जैसे ही आपने मैसेज को सेंड किया वो चला गया बैकएंड सर्वर के पास। अब ये मैसेज आ गया आपका बैकएंड सर्वर के पास। अब इसने क्या किया, अब इसने ढूंढा कि आप जिस नंबर पर आप मैसेज भेज रहे हो क्या वो नंबर वैलिड है या नहीं है। अगर वो नंबर वैलिड होता है तो वो मैसेज यूजर के फोन में चला जाता है। और अगर ये नंबर इनवैलिड होगा तो आपको देखा होगा कि बोल देता है कांट सेंड मैसेज या कुछ एरर दे देता है। राइट, अब यहां पर केस क्या होता है कि अगर नंबर तो वैलिड है, अगर आपका फोन ऑफ है तो इस केस में क्या होगा, जो मैसेज आपने यहां से भेजा था वो बैक एंड सर्वर के पास पड़ा रहेगा।
जब तक कि आप फ़ोन ऑन नहीं करते हो। इसका भी कुछ टाइम लिमिट होता है कि इतने टाइम तक ये बैकएंड अपने पास रखता है, उसके बाद डिलीट कर देता है। तो मान लो आपने एक मैसेज भेजा और आपका फ़ोन ऑन नहीं है, तो क्या करता है ये बैकएंड सर्वर अपने पास उस मैसेज को रख लेता है और चेक करता है कि कोई डिवाइस ऑन हुई है नहीं। तो जैसे डिवाइस ऑन होती है वो मैसेज को सेंड कर देता है। ठीक है, अगर नहीं करता है, अगर डिवाइस ऑन नहीं होती है तो कुछ टाइम लिमिट होती है कि 2 घंटे 4 घंटे या 10-15 घंटे या 15 दिन ये अपना मैसेज को डिलीट कर देता है। तो इस तरीके से ये मैसेज वाला ऐप वर्क करता है। इसके साथ साथ अब मान लो आप चाह रहे हो कि भाई यूजर नेम, अगर ये कोई यूजर अपना पासवर्ड भूल जाए तो उसको ईमेल भी जाना चाहिए। ठीक है, ईमेल भी जाए। भाई उसका फ़ोन नंबर है वो वैलिड भी होना चाहिए। उसका आधार है वो भी भाई वैलिड होना चाहिए। तो ये 3 एग्जांपल ले लिए। अब आप ये तीनों चीज़ें आप चाहते हो कि भाई यूजर तभी मेरे प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़े अगर ये सारी चीज़ें वैलिड हैं। तो ईमेल भेजने के लिए अलग कॉस्ट लगती है, फ़ोन नंबर पर कोई एसएमएस भेजने के लिए अलग कॉस्ट लगती है, आधार से वैलिडेट कराने के लिए कि वो सही है वो अलग कॉस्ट लगती है। तो ये वाली कॉस्ट भी आपके एप्लीकेशन में जुड़ जाती है। यही एक रीज़न होता है कि एप्लीकेशन एक बार बना दी, इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेशन बन गई हमारा कोई खर्चा नहीं आने वाला है। तो गाइस समझ में आ गया होगा थोड़ा लॉजिकली आपको कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, कहाँ पर खर्चा आता है कहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिली हुई, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके लिए बनाते रहूँगा। एंड इसके साथ साथ मैं जो भी लोग फ्रेशर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस बंदे हैं जो कुछ प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत जल्दी कुछ वीडियो बनाऊँगा। एंड एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँगा जिसमें हम एंड टू एंड स्प्रिंग बूट का यूज करके प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। ओके गाइज, सो थैंक यू। आज के लिए हम यहीं पर क्लोज करते हैं।